ऑर्फन। ये एक हॉरर थ्रिलर कहानी है। ये कहानी है केट और उसके परिवार की। केट के हस्बैंड का नाम जॉन होता है और जॉन और केट के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम डैनियल है जो 12 साल का है और इनकी एक छोटी बेटी भी है जो सुन और बोल नहीं सकती। साथ ही केट की एक और बेटी होने वाली थी जो उसके पेट में ही गुजर जाती है। केट अल्कोहल से भी लड़ रही होती है। दरअसल वो पहले बहुत अल्कोहल पीती थी लेकिन अब उसने छोड़ दिया है। धीरे धीरे वक्त के साथ केट अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और केट और उसके हस्बैंड एक लड़की को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं और ये एक ऑर्फनेज जाते हैं। वहाँ पर कई सारे बच्चे होते हैं और वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है एस्तर से। ये एक रशियन बच्ची है। इसका कोई फ्रेंड नहीं होता, ये किसी के साथ नहीं खेलती, ये सबसे अलग थलग है। और जब जॉन और केट उसे देखते हैं तो वो पेंटिंग कर रही होती है। दरअसल एस्तर बहुत ही शानदार पेंटिंग करती है और केट और जॉन उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एस्तर को अडॉप्ट करेंगे और वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए नन के पास जाते हैं। नन उन्हें बताती है कि एस्तर एक बहुत ही होनहार बच्ची है। वो हमेशा हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करती है। ऐसा लगता है मानो वो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी है। वो उन्हें ये भी बताती है कि जो परिवार एस्तर को यहाँ पर लेकर आया था वो पूरा परिवार आग में जलने की वजह से मर गया। लेकिन एस्तर एक राजकुमारी की तरह है जो हमेशा अपने गले में और कलाई में रिबन बांध कर रखती है। अब ये दोनों सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके एस्तर को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जॉन और केट की बेटी जिसका नाम मैक्स है वो एस्तर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी कोई बड़ी बहन है। एस्टर पूछती है क्या ये सुन सकती है? केट बताती है कि थोड़ा बहुत, लेकिन जब ये पैदा हुई थी उस वक्त ये बिल्कुल भी सुन नहीं पाती थी। लेकिन ये लिप रीडिंग भी समझ जाती है, यानी कि आप जो कुछ भी बोलोगे ये आपके लिप्स की मूवमेंट से समझ जाएगी कि आप क्या बोलना चाहते हो। एस्टर इस घर को, इस परिवार को पाकर बहुत खुश है, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। और ये परिवार भी एस्तर के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। लेकिन केट और जॉन का बड़ा बेटा डैनियल एस्तर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे उसका व्यवहार, कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये एस्तर का एडमिशन एक स्कूल में करवा देते हैं और जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तो वो बहुत ही अजीब से कपड़े पहनकर आती है। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये स्कूल है, तुम्हें कुछ और कपड़े पहनने चाहिए। एस्तर उसे कहती है कि आपने कहा था कि अलग होने में कोई गलत बात नहीं है और केट इस बात के लिए मान जाती है। लेकिन जब एस्तर अपने क्लास में जाती है तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, खास तौर पर एक लड़की। लेकिन एस्तर उसका कोई भी जवाब नहीं देती, बस वो उसे घूर घूर कर देखती रहती है। वहीं घर पर यह दिखाया जाता है कि डैनियल अपनी गन से प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी जिस जगह पर वो निशाना लगा रहा होता है उसके ऊपर एक कबूतर आकर बैठता है और वो उस कबूतर पर निशाना लगाता है जिससे वो कबूतर घायल हो जाता है और वो भागकर वहां पर जाता है। वहां पर एस्तर और मैक्स भी आ जाती है। एस्तर डैनियल को बोलती है कि ये तड़प रहा है, इसे मुक्त कर दो, इसे आजाद कर दो, इसे मार दो। लेकिन डैनियल ऐसा नहीं करता और तब एस्तर एक पत्थर उठाती है और उस कबूतर को मार देती है और कहती है कि अब वो कबूतर स्वर्ग में है। डैनियल कहता है कि तुम्हारे साथ कोई परेशानी है और वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब एस्तर स्कूल जाती है तो उसके हाथ में एक किताब होती है, ये बाइबल होती है और वहां पर वही लड़की जिसने पहले दिन एस्तर का मजाक उड़ाया होता है वो उसकी बाइबल ले लेती है और जब एस्तर उससे बाइबल वापस लेने की कोशिश करती है तो वो हवा में उड़ जाती है और उसके सारे पन्ने बिखर जाते हैं। इस बात से एस्तर को बहुत गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाती है। ऐसा लगता है मानो उसने अपना आपा खो दिया हो। इसके बाद वो घर जाती है। घर पर केट यानी कि उसकी मॉम पियानो बजा रही होती है और वो एस्तर को भी सिखा रही होती है। लेकिन एस्तर कई गलतियां करती है लेकिन फिर भी केट उसकी तारीफ करती। साथ ही केट उससे ये भी पूछती है आज जो स्कूल में हुआ उसके बारे में तुम बात नहीं करना चाहोगी? दरअसल उसकी टीचर ने केट को बताया होता है। ईस्टर कहती है कि इसमें बात करने वाला कुछ भी नहीं है। ईस्टर केट से ये भी पूछते है कि जेसिका कौन थी? जेसिका का नाम सुनकर केट एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि जेसिका केट की वो बेटी थी जो उसके पेट में ही गुजर गई थी।
इसके बाद केट एस्तर को बाहर ले जाती है जहाँ पर एक फूलों का पेड़ होता है। केट एस्तर को बताती है कि जेसिका मेरे पेट में ही गुजर गई थी और हमने उसकी राख यहाँ पर बिखेर दी ताकि इस फूल के पौधे के साथ हमेशा हमें ये एहसास रहे कि जेसिका हमारे साथ है। केट की इस बात को सुनकर एस्तर बहुत इमोशनल हो जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो केट को कहती है कि जेसिका बहुत लकी थी जो उसे आप जैसी मॉम मिली। ये बात सुनकर केट को बहुत अच्छा लगता है और वो एस्तर को अपने गले से लगा लेती है। अब उसी रात को केट जब किचन में काम कर रही होती है तो जॉन आता है और यहाँ पर जॉन और केट के बीच में संभोग होना शुरू हो जाता है। हालांकि केट जॉन को बोलती है कि हमें रूम में जाना चाहिए, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और जब ये दोनों आपस में संभोग कर रहे होते हैं तभी केट देखती है कि एस्तर उन दोनों को देख रही होती है और ये दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। अब अगली सुबह केट एस्तर के पास जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। बड़े जब एक दूसरे से प्यार करते तो उसे जताने का एक अलग तरीका होता है। एस्तर बोलती कि पता है वो आपस में संभोग करते हैं। वो इस बात को बहुत ही कैजुअली बोलती है और इस बात से केट के दिमाग में शक पैदा होना शुरू हो जाता है। वो इस बारे में जॉन से भी बातें करती है। जॉन कहता है कि उसने स्कूल में सुना होगा। केट कहती है कि नहीं, जिस तरीके से उसने कहा ये उसके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो इसके मानने भी समझती है। वो जॉन को कहती है कि हमें इसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए क्योंकि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना पता है कि जिस परिवार के साथ वो रहती थी वो पूरा परिवार खाना खाते हुए जलकर मर गया। जॉन केट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन जॉन, एस्तर और जॉन की छोटी बेटी मैक्स पार्क में जाते हैं और पार्क में एस्तर की क्लास की वो लड़की भी आती है जो उसे स्कूल में परेशान करती है और जब वो झूले के ऊपर होती है तो एस्तर उसे ऊपर से धक्का दे देती है जिससे उसकी पैर की एड़ी टूट जाती है और पैर पर 6 टांके भी आते हैं और ये सब मैक्स देख लेती है। और घर पर जॉन एस्तर से कहता है कि ब्रेंडा के डैड ने मुझे कहा कि तुमने उसे झूले से धक्का दिया। एस्तर मना कर देती है और जब केट यही बात मैक्स से पूछती है तो मैक्स भी कहती है कि नहीं, एस्तर ने ऐसा नहीं किया, उसका पैर फिसल गया था। दरअसल एस्तर और मैक्स आपस में बहुत घुल मिल गए होते हैं, इसीलिए मैक्स उसका साथ देती है। लेकिन केट को अब कहीं ना कहीं शक है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एस्तर के साथ कोई न कोई मेंटल प्रॉब्लम जरूर है और उसका ये शक और भी पक्का तब हो जाता है जब वो उसे पियानो बजाते हुए देखती है। एस्तर बहुत तेज और बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाती है जबकि उसने केट से कहा था कि उसे पियानो बजाना नहीं आता और इसीलिए केट उसे पियानो बजाना सिखा रही होती है। केट पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था। एस्तर कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें मुझे पियानो सिखाने में बहुत मजा आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। एक संगीत प्रेमी के लिए ये बहुत दुख की बात है कि उसके 2 बच्चों में से एक को पियानो में, संगीत में कोई रुचि नहीं है और दूसरी बच्ची उसकी सुन नहीं सकती। इस बात से वो हैरान हो जाती है और ये सारा किस्सा वो अपने पति जॉन को बताती है। लेकिन जॉन इस बात को बहुत लाइटली लेता है। वो कहता है कि उसने झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती थी। लेकिन केट कहती है ऐसा नहीं है और इन दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं और इस बात से एस्तर को खुशी होती है। अब ये दिखाया जाता है कि वहां पर नन आती है, वो नन जिसके ऑर्फनेज से ये एस्तर को अडॉप्ट करके घर पर लाए और वो इन्हें बताती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है। मैंने एस्तर के बारे में उसके पुराने स्कूल में पता किया था जहां मुझे ये पता चला कि वहां पर एक लड़के के हाथ में कैंची थी और वो गिर गया था और कैंची उसके मुंह के अंदर घुस गई थी। उस वक्त एस्तर वहां पर थी। जहां भी कोई घटना होती है, कुछ गलत होता है, एस्तर वहां पर हमेशा होती है। जॉन कहते हैं कि इससे क्या साबित होता है। आपके कहने का मतलब ये है कि ये सब एस्तर ने किया, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। नन बताती है कि जिस परिवार के साथ एस्तर रहती थी वो पूरा परिवार जलकर मर गया और बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि आग लगी नहीं थी बल्कि आग लगाई गई थी। जॉन कहता है आपके कहने का क्या मतलब है, एक बच्चे ने पूरे घर को, परिवार को जलाकर राख कर दिया। नन कहती है कि मैंने ऐसे बहुत सारे वाक्य सुने और पढ़े भी हैं जहां पर एक बच्चे ने अपराध किए हैं। लेकिन जॉन नन की बात पर विश्वास नहीं करना चाहता। केट को उसकी बात पर विश्वास भी है और अब उसके दिल में डर भी है।
उसे कहीं ना कहीं इस बात का यकीन है कि ये जो भी हादसे हुए इसके पीछे एस्तर का हाथ है। नन इन्हें बताती है कि मैं रशिया के उस ऑर्फनेज तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ जहां से एस्तर यहाँ पर आई है। हमें पता होना चाहिए कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। जॉन कहता है कि मुझे पता है कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, ये मात्र 9 साल की एक अनाथ बच्ची है। केट कहती है कि कम से कम हमें उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए और जॉन इस बात के लिए मान जाता है। अब ये सारी बातें एस्तर सुन रही होती है और वो मैक्स के पास जाती है। वो कहती है कि बाहर एक लेडी आई है जो मुझे अपने साथ यहाँ से लेकर जाना चाहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैक्स कहती है हाँ। नन वहां से निकल जाती है। एस्तर उसका पीछा करना शुरू कर देती है और वो उसकी गाड़ी के आगे मैक्स को धक्का दे देती है। नन ब्रेक लगाती है, उसकी गाड़ी रुक जाती है और वो भागकर मैक्स के पास आती है ये देखने के लिए कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। मैक्स बिल्कुल ठीक होती है और तभी एस्टर पीछे से आती है। उसके हाथ में एक हथौड़ी होती है और वो उससे नन के सिर पर वार करती है और उसे मार देती है और उसकी बॉडी को वो डैनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है। दरअसल डैनियल का एक ट्री हाउस होता है जहाँ पर डैनियल कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जाता है। डैनियल इन दोनों को ट्री हाउस में देख लेता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि एस्टर ने नन का मर्डर किया है। और जब रात को डैनियल सो रहा होता है तो एस्टर उसके पास आती है और उसकी गर्दन पर चाकू लगा देती है। वो कहती है कि तुमने क्या देखा? डैनियल कहता है कि सिर्फ मैंने तुम्हें और मैक्स को ट्री हाउस पर देखा था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। वो कहती है कि अगर ये बात तुमने कभी किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगी और इस बात से डैनियल बहुत डर जाता है। अब अगली सुबह केट और जॉन एस्तर को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं और वो साइकियाट्रिस्ट के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। साइकियाट्रिस्ट केट और जॉन को बताती है कि ये बहुत अच्छी लड़की है और मेंटली बिल्कुल नॉर्मल है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद प्रॉब्लम इसके आसपास के रिश्तों में, खास तौर पर तुम्हारे साथ केट। दरअसल एस्टर डॉक्टर से इस तरीके से बात करती है कि डॉक्टर को ये लगने लगता है कि एस्टर बिल्कुल नॉर्मल है और सारी प्रॉब्लम केट के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को नन की डेड बॉडी मिल जाती है लेकिन वो ट्री हाउस में नहीं होती क्योंकि उसे वहां से निकालकर एस्टर ने दूसरी जगह फेंक दिया होता है क्योंकि डैनियल ने उन दोनों को ट्री हाउस पर देख लिया था। पुलिस केट के और जॉन के घर पर आती है और उन्हें ये खबर देती है कि नन का किसी ने मर्डर कर दिया। इस बात से केट और भी चिंतित हो जाती है और अब वो इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देती है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है और उसमें उसे ऐसी बहुत सारी बातें पता चलती है जो सब की सब एस्टर के अंदर होती है। और जब केट ये सारी बातें जॉन को बताती है तो जॉन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसके हिसाब से एस्टर मात्र 9 साल की एक मासूम बच्ची है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसे लगता है कि सारी की सारी गलतियां केट की हैं क्योंकि केट एक जमाने में अल्कोहलिक थी, वो किसी चीज का ध्यान नहीं रखती थी। अब केट अपने दोनों बच्चों से एस्टर के बारे में पूछती है। वो पूछती है तुम एस्टर के बारे में कोई ऐसी बात जानते हो जो हमें नहीं पता? क्या तुम्हें उसके अंदर कुछ अजीब लगा? लेकिन उसके दोनों बच्चे मना कर देते, वो कहते कि नहीं सब कुछ ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एस्टर अपने पिता के साथ होती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे पिता के लिए पूरे जीवन इंतजार किया था। जॉन बोलता है कि मम्मी भी। एस्टर कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं समझ सकती हूँ, एक गोद लिए हुए बच्चे को प्यार करना बहुत मुश्किल होता है। जॉन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, इस घर में तुम्हारा उतना ही हक है जितना बाकी सबका है। जॉन कहता है कि तुम अपनी मॉम के लिए कुछ करती क्यों नहीं? और जब केट घर आती है तो एस्टर उसे एक फूलों का गुलदस्ता देती है और ये वही फूल होते हैं जिस फूल के पेड़ को वो अपनी बेटी समझती है, उसका हिस्सा समझती है और एस्टर ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होता है। उन फूलों के गुलदस्ते को देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है। वो एस्टर का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है और एस्टर चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये मुझे मार रही है। जॉन वहां पर आता है और एस्टर को छुड़ा देता है। केट बोलती है कि उसने ऐसा जानबूझ के किया, वो जानती थी कि इन फूलों की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, उसकी गलती नहीं है, मैंने उसे तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए कहा था। लेकिन केट को इन टूटे हुए फूलों को देखकर बहुत दुख होता है। वहीं अंदर ये दिखाया जाता है कि जहां से केट ने एस्टर का हाथ पकड़ा था, एस्टर अपना हाथ वहां से मशीन के अंदर दबाकर फ्रैक्चर कर देती है ताकि इसका इल्जाम केट के ऊपर आए और ऐसा होता भी है। जॉन कहता है कि तुमने उसका हाथ तोड़ दिया। वो कहती है कि मैंने उसका हाथ इतनी जोर से नहीं पकड़ा था कि वो टूट जाए। लेकिन जॉन उसकी बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहता। अब कुछ दिनों बाद जब केट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो डैनियल का स्कूल आ जाता है और जब डैनियल सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है तो उसके
उसके बैग से किताबें गिरती है। दरअसल उसका बैग किसी ने फाड़ दिया होता है और ये सब कुछ एस्टर ने किया होता है। अब केट उसकी किताबें उठाने के लिए जाती है। गाड़ी में मैक्स बैठी होती है और तभी एस्टर गाड़ी की हैंड ब्रेक हटा देती है। गाड़ी एक ढलान पे खड़ी होती है और गाड़ी अब पीछे की ओर जाना शुरू हो जाती है। पीछे से बहुत सारी गाड़ी आ रही होती है और केट अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी गाड़ी के पीछे भाग रही होती है, लेकिन गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी उसकी बेटी को कुछ नहीं होता। बर्फ से टकराने के बाद गाड़ी रुक जाती है और ये जो कुछ भी होता है इसका पूरा इल्जाम केट के ऊपर आता है, क्योंकि उसके घर में एक शराब की बोतल मिली होती है और जॉन और उसकी साइकियाट्रिस्ट को ये लगता है कि उसने दोबारा से शराब पी कर दी है। दरअसल उसने शराब की बोतल खरीदी जरूर थी, लेकिन उसने पिया नहीं था और एस्टर ये बोतल ढूंढकर उनको दे देती है ताकि सारा इल्जाम केट के ऊपर आए। केट जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एस्टर कर रही है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनना चाहता। ये चाहते हैं कि वो दोबारा से रिहैब जाए ताकि उसकी शराब की आदत छूट जाए, जो कि वो पहले छोड़ चुकी होती है। लेकिन केट कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उस शराब को नहीं पिया। जॉन कहता है कि अगर तुम एक हफ्ते के अंदर रिहैब नहीं गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास रखूंगा। ये सब उनकी बेटी मैक्स देख रही होती है और उसे इस बात से बहुत दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और तभी उसके पीछे से एस्टर आती है। वो कहती है कि अगर किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगी, क्योंकि अगर उसने बता दिया कि एस्टर ने गाड़ी का ब्रेक हटाया था तो सारा इल्जाम एस्टर के ऊपर आ जाएगा और केट की सारी बातें सच हो जाएंगी। वहीं जब एस्टर वॉशरूम में होती है तो डैनियल अपनी बहन मैक्स के पास जाता है और वो उससे पूछता है क्या गाड़ी की ब्रेक एस्टर ने हटाई थी। वो कहती है कि हाँ, और वो उसे बहुत सारी ड्राइंग्स दिखाती है जिसमें उसने वो सारी घटनाओं के चित्र बनाए होते हैं जो आज तक एस्टर ने किए हैं। उसमें वो चित्र भी होता है जब पार्क में उसने एक बच्ची को ऊपर झूले से धक्का दिया था। उसमें वो चित्र भी होता है जहाँ पर उसने नन की हत्या की थी और उसमें डैनियल के ट्री हाउस का चित्र भी होता है। और डैनियल कहता है वहाँ पे तुम क्या कर रहे थे। मैक्स बताती है कि वहाँ पर हमने वो सारे सबूत छुपा रखे जिससे उसने नन की हत्या की थी। डैनियल पूछता है क्या वो अभी भी वहाँ पर है। वो कहते कि हाँ। और जब ये दोनों ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो एस्ट्रल बाहर से सब कुछ सुन रही होती है और उसे अब पता है कि डैनियल को सारा सच पता है। वहीं अगले दिन ये दिखाया जाता है कि केट एस्टर के सामान की तलाशी लेती है और वहाँ पर उसे एक किताब मिलती है जिसमें एक इंस्टीट्यूट का नाम होता है और ये होता है सारनी इंस्टीट्यूट। और जब वो गूगल पे सर्च करती है तो उसे वहाँ का फोन नंबर मिलता है। केट उस जगह पर कॉल करती है और वो पूछती है क्या ये सारनी अनाथालय है। वो कहती कि नहीं, ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। ये सुनकर केट हैरान होती है और वो एस्टर की फोटो के साथ उसकी डिटेल और सब कुछ उन्हें मेल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डैनियल अपने ट्री हाउस में उन सबूतों को लेने के लिए जाता है, लेकिन सबूत वहाँ पर नहीं होते। वो एस्टर ने पहले ले ली होती और एस्टर पीछे से आती है। वो कहती है क्या तुम इन सबूतों को ढूंढ रहे हो। वो सारे सबूत नीचे जमीन पर फेंकती है और उस पर आग लगा के दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अब ये ट्री हाउस जलना शुरू हो जाता है और डैनियल अंदर है। डैनियल जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी मॉम खिड़की से देख लेती है कि ट्री हाउस में आग लगी है। किसी तरह से डैनियल वहां से कूद जाता है, वो जख्मी हो जाता है, बेहोश जाता है। वहीं पर एक पत्थर होता है। एस्ट्रल उस पत्थर को उठाती है और वो डैनियल को मारने वाली होती है कि पीछे से मैक्स उससे धक्का दे देती है और इससे पहले कि वो दोबारा पत्थर उठाती वहां पर केट आ जाती है और वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डैनियल की हालत बहुत नाजुक होती है, वो आईसीयू में होता है। यहाँ पर एस्टर और मैक्स भी होती हैं और जब वहाँ पर केट नहीं होती तो एस्टर अंदर जाती है और वो उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है और उसका मुंह तकिए से दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। और डैनियल की हार्ट बीट जो मशीन पर चल रही होती है वो रुक जाती है। उसे लगता है कि डैनियल मर चुका है। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो डैनियल की हार्ट बीट को एक बार फिर से वापस ले आते हैं और डैनियल की जान बच जाती है। लेकिन केट को पता है कि ये सब एस्टर ने किया है। वो उसके पास
आवाज आती है उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तू मेरे बेटे को मारना चाहती है, लेकिन जॉन और हॉस्पिटल का स्टाफ केट को रोक देता है। इसी दौरान केट का फोन भी गिर जाता है और उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है और ये कॉल उसी मेंटल हॉस्पिटल का होता है जहां से एस्टर आई है, लेकिन उसे इस कॉल का पता नहीं चलता। अब यहाँ पर इन सब बातों से केट की तबीयत भी खराब हो जाती है और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जॉन उसके पास आता है। वो कहता है कि मैं एस्टर को और मैक्स को घर लेकर जा रहा हूँ। केट उसे कहती है कि मैक्स को एस्टर के पास मत छोड़ना, लेकिन जॉन को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। वो उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है और घर पहुंचने के बाद जब मैक्स अपने कमरे में सो जाती है तो एस्टर जॉन के पास आती है। जॉन पूरी तरह से ड्रंक होता है और एस्टर बड़ी औरतों की तरह मेकअप और उनकी तरह कपड़े पहनकर जॉन के पास आती है और वो उसे सिड्यूस करना शुरू करती है, यानी कि सेक्सुअली उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और ये सब देखने के बाद जॉन हैरान हो जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि जो उसकी पत्नी केट कह रही थी वो बिल्कुल सही था। जॉन उसे डांटता है। एस्टर कहते हैं कि मुझसे बच्चों की तरह बात करना बंद करो। जॉन कहता है कि तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ, एस्टर को बुलाऊंगा और तब हम ये फैसला करेंगे कि तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं। और वो ऊपर चली जाती है और एस्टर अपने कमरे में ऊपर जाकर रोना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ये दिखाया जाता है कि केट को उस डॉक्टर का यानी कि सारनी इंस्टीट्यूट से एक डॉक्टर का कॉल आता है। वो कहता है कि जो फोटोज और डिटेल्स तुमने मुझे उस लड़की की यानी कि एस्टर की भेजी थी वो मुझे मिल चुकी है। क्या वो लड़की अभी भी तुम्हारे पास है? केट बोलती है कि नहीं, वो घर पर मेरे पति के पास है। डॉक्टर उसे बोलता है कि अभी अपने पति को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि अपने परिवार को लेकर घर से निकल जाइए और इसके बाद पुलिस को फोन कीजिए। केट कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। डॉक्टर उसे बताता है कि वो एक लड़की, एक बच्ची नहीं है, बल्कि वो 33 साल की एक मैच्योर औरत है। केट कहती है कि वो तो सिर्फ 9 साल की है, हमने उसे गोद लिया है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसे एक तरह की बीमारी है जिसे रेयर हार्मोन डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें इंसान के अंदर एक तरह का बौनापन आ जाता है। वो सिर्फ बच्चों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो बच्चे होते नहीं। और जो लड़की तुम्हारे साथ रहती है उसका असली नाम लीना है और वो आज से पहले 7 लोगों का मर्डर कर चुकी है। वो हमेशा बच्चों की तरह रहती है। इससे पहले भी उसने एक फैमिली को फंसाया था, उन्होंने उसे गोद ले लिया और जब वो उस आदमी को जिसने उसे गोद लिया था उसे फंसा नहीं पाई तो उसने उसके पूरे परिवार को मार दिया और उस घर में आग लगा दी। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि उसके अंदर गुस्सा बहुत है, इसीलिए वो हमारे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी और जब हम उसे अकेले में बंद कर देते थे तो वो अपनी कलाई को और अपनी गर्दन को काट देती थी। मुझे तो हैरानी है कि आपने वो निशान देखे क्यों नहीं। केट ने वो निशान इसलिए नहीं देखे होते क्योंकि वो उन निशानों को हमेशा कपड़े से, स्कार्फ से ढक कर रखती थी, लेकिन केट को अब पता है कि उसके परिवार की, उसके पति की और बेटी की जान खतरे में, इसीलिए वो हॉस्पिटल से घर की तरफ निकलती है। वहीं घर पर यह दिखाया जाता है कि जॉन एस्टर की यानी लीना की उन तस्वीरों को, उन पेंटिंग्स को देखता है जो उसने बनाई होती है। यहाँ पर रात को नीली लाइट चल रही होती है और ये नीली लाइट में कुछ और ही तरह की पेंटिंग्स होती है जो दिन में नहीं दिखती। इन सभी पेंटिंग में बहुत वायलेंस होता है। अब केट अपने पति जॉन को फोन करती है और जब वो फोन उठाने के लिए जाता है तो लाइट चली जाती है। दरअसल ये सब एस्टर कर रही होती है और तभी वो उसे पीछे से चाकू मार देती है और वो जॉन का मर्डर कर देती है। अब केट घर पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसके पति का मर्डर हो चुका है, लेकिन उसकी बेटी मैक्स छुपी हुई होती है और एस्टर उसे ढूंढ रही होती है। एस्टर को पता चल जाता है कि केट भी घर पर पहुंच चुकी है। एस्टर के पास एक गन होती है और उससे वो केट पर गोली चलाती है जिससे केट का हाथ जख्मी हो जाता है। अब केट अपने गार्डन की छत पर चली जाती है जो पूरी तरह से शीशे की होती है और वो वहां से देखती है कि उसकी बेटी नीचे पेड़ों के पीछे छुपी हुई है और वहां पर एस्टर आती है। एस्टर को पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई छुपा है और वो मैक्स को देख लेती है। वो मैक्स पर कई गोलियां चलाती है लेकिन मैक्स बच जाती है और तभी केट ऊपर से शीशा तोड़कर नीचे उसके ऊपर कूद जाती है जिससे ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहां पर मैक्स आती है, वो अपनी मम्मी को हिलाती है, वो होश में आ जाती है और अब वो गन लेकर अपनी बेटी के साथ वहां से बाहर निकल जाती है और तभी केट देखती है कि उनके घर की तरफ पुलिस की गाड़ियां आना
आना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पहुंचने से पहले केट ने पुलिस को फोन कर दिया था। इससे केट को राहत की एक सांस मिलती है, लेकिन तभी वो देखती है कि लीना यानी कि एस्टर उसकी तरफ चाकू लेकर दौड़ती हुई आ रही है, और इससे पहले कि वो गन निकालकर लीना को यानी कि एस्टर को गोली मारती, वो दोनों टकरा जाते हैं और उसके हाथ से गन छूट जाती है और वो दोनों बर्फ से जमी हुई झील के ऊपर चले जाते हैं। वहां पर लीना उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाती है और तभी मैक्स उस गन को उठा लेती है जो उसकी मॉम के हाथ से गिरी थी, और वो गोली चलाती है, लेकिन गोली लीना को यानी कि एस्टर को नहीं लगती बल्कि बर्फ पर लगती है और बर्फ वहां से टूट जाती है और ये दोनों के दोनों झील के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन केट झील से बाहर आ जाती है और जब वो आगे बढ़ रही होती है तो लीना उसका पैर पकड़ लेती है। उसके हाथ में चाकू भी होता है और वो केट को बोलते कि मुझे मरने मत दो मम्मी। केट बोलते कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, और वो उसके मुंह पर एक जोर से लात मारती है जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो उस झील के अंदर डूब जाती है। वक्त होता है 26 जनवरी सन 2007 का, जहाँ पर हमें एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाता है जो एक मेंटल हॉस्पिटल में जाती है, और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन कुछ उनमें से बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तभी इंचार्ज को बताया जाता है कि लीना अपने रूम में नहीं है। ये सुनने के बाद इंचार्ज डर जाता है। वो डॉक्टर को बताता है कि आपको यहाँ पर उसी के इलाज के लिए है जिसकी उम्र 31 साल है। इसके बाद वो डॉक्टर को एक सेफ रूम में छोड़कर लीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब डॉक्टर जिस रूम में होती है वो देखती है कि सामने एक बच्ची बैठी है जिसकी उम्र 10 साल की है। डॉक्टर उस बच्ची से पूछती है, क्या तुम अपने माँ बाप का यहाँ पर इंतजार कर रही हो? वो कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, और इसके बाद वो डॉक्टर के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी इंचार्ज यहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर को बचा लेता है, और हमें पता चलता है कि ये लीना है और ये कोई बच्ची नहीं है बल्कि इसकी उम्र 31 साल है। दरअसल इसे एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इसकी उम्र 10 साल की लगती है। अब इंचार्ज यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट को यानी कि डॉक्टर को बताता है कि लीना बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन लीना ने उस पूरी फैमिली को मार दिया और उसके बाद से वो यहीं पर है। वहीं लीना को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में गार्ड को सीड्यूस करती है, और जब वो गार्ड उसके पास आता है तो वो उसे मार देती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है। वहीं साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाता है जो गाड़ी से अपने घर पहुंच जाती है। उसे नहीं पता होता कि उसकी गाड़ी की डिक्की में बैठकर यहाँ लीना पहुंच चुकी है, और अब लीना उसके घर के अंदर एंटर हो जाती है, जहाँ पर वो उस साइकाइट्रिस्ट को मार देती है। जिसके बाद वो उसके कंप्यूटर में उन बच्चों को सर्च करना शुरू कर देती है जो हाल फिलहाल में गायब हुए थे, और उसे वहाँ पर एक लड़की की फोटो मिलती है जिसकी शक्ल उससे हूबहू मिलती है। इस लड़की का नाम एस्टर होता है जो कुछ सालों पहले अपने घर से गायब हो गई थी, और इस वक्त इस लड़की की उम्र लगभग 10 साल की होगी। और अब लीना तय करती है कि किसी भी तरह से वो 10 साल की एस्टर बन के उसके घर तक पहुंच जाएगी, इसीलिए वो 10 साल की बच्ची की तरह तैयार होती है, जबकि उसकी उम्र 31 साल की है। और अब वो घर से निकलकर एक झूले पर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक पुलिस वाला आता है और वो लीना से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती है कि मेरा नाम एस्टर है, बचपन में मैं अपने माँ बाप से अलग हो गई थी। वही हमें एस्टर के माँ बाप को दिखाया जाता है जो आज भी उसे मिस करते हैं। ये एक बहुत ही अमीर फैमिली होती है, और अब इनके पास वो डिटेक्टिव आता है जो सन 2003 से इनकी बेटी के केस को हैंडल कर रहा है। वो बताता है कि मॉस्को में एक बच्ची मिली है जो अपना नाम एस्टर बता रही है। वो बता रही है कि उसे यूएस से कोई किडनैप करके यहाँ पर लाया था। ये सुनने के बाद एस्टर की मॉम मॉस्को पहुंच जाती है, जहाँ पर एस्टर उन्हें देखकर अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद वो लेडी अपनी बेटी एस्टर को, जो असल में लीना है, उसे प्लेन में बिठाकर अपने देश के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में एस्टर की मॉम उससे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन एस्टर यानी कि लीना उन सवालों के जवाब नहीं दे पाती जो कि उसी के बचपन से जुड़े हुए होते हैं, और अब उन्हें उस पर थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिलहाल उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सदमे की वजह से उसे सब कुछ याद ना हो, और अब वो अपने देश वापस आ चुकी है, जहाँ पर उसके डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो एस्टर से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एस्टर ये भी भूल चुकी है कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है। इस वजह से एस्टर की मॉम का लीना पर शक और भी बढ़ता चला जाता है।
साथ ही अब लीना को वो अपने डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर जब लीना से सवाल पूछती है तो लीना पूरी तरह से एस्टर बनने का नाटक करती है, कोशिश करती है, पर डॉक्टर को भी उस पर शक होने लगता है। साथ ही डिटेक्टिव जो उसका सन 2003 से केस हैंडल कर रहा है उसे भी उस पर शक होता है, इसीलिए वो छुपकर उसका वीडियो बना रहा होता है। लीना उसे देख लेती है और अब उसकी परेशानियां बढ़ जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने डैड यानी कि एस्टर के डैड के पास जाती है जो पेंटिंग बना रहे होते हैं। लीना बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है और जब वो वहाँ पर पेंटिंग बनाती है तो उसके पिता देखते रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी एस्टर जो कि मात्र 10 साल की है उसने इतनी बेहतरीन पेंटिंग बनाई, क्योंकि जब वो गायब हुई थी तो उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। दरअसल लीना 31 साल की है और वो बहुत अच्छी पेंटर है और यहाँ पर डिटेक्टिव को लीना के ऊपर पूरा शक होता है। उसे पता है कि वो एस्टर नहीं है, इसीलिए वो लीना की यानी कि एस्टर के पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमें डॉक्टर के पास एक और बार जाना होगा। इस बात से लीना परेशान हो जाती है और शाम को जब उसके मॉम और डैड यानी कि एस्टर के मॉम डैड एक पार्टी में जाते हैं तो यहाँ पर एस्टर का भाई घर पर होता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आता है जो बहाने से घर के अंदर आ जाता है और लीना के रूम से उसके रिकॉर्ड से उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर निकल जाता है। अपने घर पहुंचकर जब वो उन फिंगरप्रिंट्स को मैच करता है तो वो देखता है कि वो फिंगरप्रिंट्स एस्टर के नहीं है। उसे अब पूरा यकीन हो चुका है कि वो एस्टर नहीं बल्कि कोई और है और तभी लीना पीछे से आकर उसे चाकू से जख्मी कर देती और इससे पहले कि वो उसे मारती यहाँ पर एस्टर की मॉम आ जाती है जो डिटेक्टिव को गोली मारकर खत्म कर देती है और इसके बाद वो लीना पर गन तान देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी कभी गायब हुई नहीं थी। दरअसल जब वो छोटी थी तो अपने भाई के साथ खेल रही थी, खेल में उनके बीच में आर्गुमेंट्स हो गए और गलती से मेरे बेटे की वजह से मेरी बेटी की मृत्यु हो गई। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी लाश को कहीं दफना दिया। अपने पति को ये बात मैंने कभी नहीं बताई और मेरी बेटी से वो बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो गए और एक दिन अचानक तुम हमारी जिंदगी में आ गई, जिसके बाद मेरे पति ठीक होना शुरू हो गए। इसीलिए मैंने तुम्हारे राज को राज रहने दिया। मुझे पता था कि तुम हमारे घर में चोरी करने के लिए आई हो, लेकिन तुम रुक गई। इसका मतलब तुम्हारा प्लान और भी बड़ा था और ये सच होता है। दरअसल लीना इस घर में चोरी करने के लिए आई थी, लेकिन जब वो चोरी कर जा रही थी तभी उसने यहाँ पर एस्टर के डैड को देखा और उसने रुकने का फैसला कर लिया। और अब एस्टर की मॉम लीना से कहती है कि आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोल दूंगी और तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। दरअसल लीना ने अपने बारे में सब कुछ उसे बता दिया होता है और उसे पता है कि लीना 31 साल की है। इसके बाद ही दोनों मिलकर डिटेक्टिव की बॉडी को वहीं पर दफन कर देते हैं जहां पर एस्टर की मॉम ने एस्टर की बॉडी को दफन किया था और अभी दोनों के दोनों घर आ जाते हैं। जाने के बाद एस्टर की मॉम अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें लीना पर नजर रखनी होगी, बहुत जल्दी हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एस्टर की मॉम लीना को बताती है कि डॉक्टर तुमसे कौन कौन से सवाल पूछ सकती है और साथ ही उसे समझा देती है कि किस तरह से उसको जवाब देने हैं ताकि डॉक्टर का शक भी पूरी तरह से दूर हो जाए। इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन एस्टर की मॉम लीना को खाना देती है। लीना को शक होता है कि इस खाने में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो अपने पालतू चूहे को उस खाने को खिला देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दरअसल एस्टर की मॉम ने इसमें जहर मिलाया था। लीना को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो उस चूहे को उनकी स्मूदी में मिला देती है जिससे एस्टर की मॉम आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो एस्टर के डैड के सामने उसे कुछ नहीं कह सकती। अब एस्टर के डैड को एक आर्ट एग्जीबिशन में जाना होता है। लीना भी वहां पर होती है और वो कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि लीना को पता है कि अगर वो घर पर रही तो एस्टर की मॉम और उसका बेटा उसे मार देंगी। और एस्टर के डैड कहते हैं कि वो शाम को जल्दी आ जाएंगे और अब इस सब के सब उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए जाते हैं और तभी लीना को एक पल के लिए मौका मिल जाता है जब वो एस्टर की मॉम को और उसके भाई को चलती हुई ट्रेन के आगे धकेलने वाली होती है कि तभी वो एक पैसेंजर से टकरा जाती है। अब वो डरकर यहाँ से उनकी गाड़ी लेकर भाग जाती है।
एस्टर की मॉम और उसका भाई घर पर आ जाते हैं। वहीं पुलिस लीना को रोक लेती है क्योंकि वो गाड़ी चला रही होती है और सबकी नजरों में वो मात्र 10 साल की है, लेकिन उसकी असली उम्र 31 साल की है। इसके बाद लीना को उसके घर वापस छोड़ दिया जाता है और अब एस्टर की मॉम और एस्टर का भाई तय करते हैं कि आज ही रात वो लीना को मार देंगे। वो उसके ऊपर हमला करते हैं। एस्टर का भाई उसे स्टेयर से नीचे गिरा देता है और अब जब वो उसे मारने वाला होता है तभी उसे कॉल आता है जो कि उसके डैड का होता है। इससे वो इंटरप्ट हो जाता है और तभी एस्टर को यानी कि लीना को मौका मिल जाता है और वो एस्टर के भाई को मार देती है। और जब एस्टर की मॉम देखती है कि उसके बेटे को लीना ने मार दिया तो वो पूरी तरह से अपना आपा खो देती है। वो उसकी जान लेने के लिए उस पर हमला करती है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर गैस ऑन हो जाती है जिससे घर पर आग लग जाती है। ये दोनों के दोनों लड़ते लड़ते ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये दोनों के दोनों छत से लटक जाते हैं और अगर अब इनमें से कोई भी नीचे गिरा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी यहाँ पर एस्टर के डैड भी वापस आ चुके होते हैं। वो जल्दी से खिड़की से घर के अंदर आते और छत पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एस्टर की मॉम अपने पति को सब कुछ बताती है कि ये हमारी बेटी नहीं है बल्कि लीना है। वही लीना कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। यहाँ पर एस्टर के डैड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और तभी उनकी पत्नी का हाथ स्लिप हो जाता है जिससे वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। एस्टर के डैड किसी तरह से अपनी बेटी को जो असल में लीना है उसे ऊपर खींच लेते हैं। वो अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी उसके नकली दांतों का सेट बाहर निकल जाता है जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी पत्नी सच कह रही थी, ये उनकी बेटी एस्टर नहीं है। यहाँ पर लीना भी अपना सारा सच बता देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ किया है। दरअसल उसका इस घर से चोरी करके भागने का इरादा था, पर जब उसने एस्टर के डैड को देखा तो वो उनके प्रति आकर्षित हो गई, इसीलिए वो यहाँ पर रुक गई थी। पर अब एस्टर के डैड को पूरा सच पता चल चुका है। वो उसे मॉन्स्टर कहते हैं।